Good evening, everyone. So, guys, in this session, we are going to discuss ZAT paper 2015. Good evening, Dipanshu. So, let's start the session. See the first question on your screen. What is the sum of following series? For this simple AP, आपको sum required है. Easily इसका आंसर निकाल सकते हैं. अनुभव, दीपांशु, दीक्षा, लक्ष्य, रिद्धि, सूरज, ऋषिका, भी इतने ही लोग हैं क्लास में. आप लोगों ने बेटा स्नैप का पेपर आपका हो गया? यस और नो? 21 को है. ओके, सो लक्ष्य आपका कैसा रहा? एट्थ वाला था. हाँ हाँ, एट्थ वाला था. तो कैसा रहा पेपर बेटा? 49 अटेम्प्ट्स, 41 करेक्ट. ओके, सो अभी तो 15 और 21 को और है. चलिए, तो तभी बात करी जाएगी. यस गाइस, सो 21 को भी है. ठीक है. हाँ, so the answer for this question is 1558. Yes, the correct one is absolutely 1558. Absolutely right. एट्थ वाले में 42 अटेम्प्ट्स, नॉट श्योर अबाउट करेक्ट. अभी तो बेटा अटेम्प्ट्स भी मेरे को लग रहा है कम है. स्नैप के पेपर के हिसाब से अटेम्प्ट तो कम है. स्नैप में तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं बेटा. चलिए खैर. हाँ, सो एवरीवन गॉट द आंसर इज माइनस ऑफ 1558. इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2. और एनी डिस्कशन रिक्वायर्ड? क्लियरली आपको दिख रहा है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो 19 है. To get the sum of these 19 terms, formula is n by 2, it means 19 by 2. A plus L, so A it means first term, L means last term. तो बस यही आपको कैलकुलेट करना है and get your answer, which is equal to minus of 1558. Clear everyone? Okay. Next question is this, and question is based on profit and loss. So read the language carefully. Important question है. That में जनरली लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन ठीक पूछते हैं वो. मतलब होता सब कुछ है लैंग्वेज में, बट आपको लैंग्वेज से इंटरप्रेट करना होता है. तो द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 55% above its manufacturing cost. It means MRP is 155% of manufacturing cost, and the product is sold through a retailer who earned 23% profit of his purchase price. Okay, so what is the profit percent for the manufacturer who sell his product to the retailer? सो मैन्युफैक्चरिंग के रिस्पेक्ट में आपको प्रॉफिट चाहिए. यहाँ पर रिटेलर के रिस्पेक्ट में आपको 23% प्रॉफिट गिवन है. सो रिटेलर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन एमआरपी. सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो सकता है बेटा.
Okay, so Dipanshu and Anubhav both got it is option number D. It means 13%. Okay. And rest students, Laksh also got D. दीपांशु, अनुभव एंड लक्ष्य, आप लोगों ने ऑलरेडी 2015 का पेपर एक बार ट्राई किया है? यस और नो? ओके. एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन है, बस एट लास्ट आई थिंक थोड़ा कैलकुलेशन दिखता है. Discussion required for this question or everyone got 13? Yes, correct answer is absolutely right. It is 13%. Okay, so I think everyone got same. Very good. So move on the next question. So the question says, Ramesh planned to order a birthday gift to his friend from an online retailer. However, the birthday coincides with the festival season during which there is a huge demand for buying online goods and hence delivers are often delayed. He estimates that the probability of receiving the gift in time for the retailer A, B, C, D would be this, and this respectively. Playing safe, he ordered from all four retailers simultaneously. What would be the probability that his friend would receive the gift in time? And this question was discussed already in the session of probability. अगर आपने वो सेशन अटेंड किया था तो सेम क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था. बहुत इजीली डील हो जाता है. यस, लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई प्रॉब्लम आया और क्लियर टू एवरीवन? बहुत से लोगों ने अभी तक कोई कमेंट्स नहीं किए उसके ऊपर. रिद्धि, सूरज, रशिका, नवीन, एनी प्रॉब्लम इन द प्रीवियस क्वेश्चन? ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है. Okay, so according to Dipanshu and Laksh, again option number 5. ठीक. ये मेरे को केवल 3 ही बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं. मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि बाकी लोग क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं. एटलीस्ट आया नहीं आया कुछ तो रिस्पॉन्स करना चाहिए. यस, ऋषिका, रिद्धि, दीक्षा. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम फॉर दिस क्वेश्चन. देखिए, इस क्वेश्चन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. अगर किसी को प्रॉब्लम है. हाँ हाँ, दीक्षा मैं डिस्कस कर रहा हूँ. देखिए, एक्चुअली अगर आप इसको इस वे में लेंगे कि उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ऑन टाइम गिफ्ट इज दिस एंड दिस. सो आप डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो केसेस सारे बन जाएंगे इसके अंदर. इधर केवल एक का टाइम ऑन टाइम आया, अदरवाइज दो का ऑन टाइम आया, तीन का ऑन टाइम आया, या चारों का ऑन टाइम आ गया. ये सारा केसेस आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, विच टेक सम टाइम. अदरवाइज अगर आप इसको कंसीडर करते हैं कि ऑन टाइम गिफ्ट नहीं आता, अगर टाइम पर आता है, सो प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल रिटेलर्स ए बी सी डी इज वॉट इट इज 0.6. तो नहीं आने के लिए ऑब्वियसली 0.4 हो जाएगा. बी के लिए भी विद इन टाइम नहीं मिलने के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.2, क्योंकि दोनों का सम ऑलरेडी 1 होता है. सो दिस इज 0.1 एंड दिस वन इज वॉट 0.5. ओके. सो अगर वो प्रोडक्ट चारों रिटेलर से नहीं आ पा रहा है, इट मीन्स इन दिस सिचुएशन इसका रिजल्ट बन जाता है 4 2 ज़ा
फोर ही था ना, यस, 4, 2.1 एंड 5, 4 2 8 और उसका 5 हो गया, दैट मीन्स दिस इज 0.004, यस। और 1 से आपने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, then get your answer, which is 0.996. This is your correct answer, absolutely right. It is option number 5. So previous question, Riddhi, any problem in the previous question? No, अच्छा, ठीक है। Yes, अब ये next question भी अपन डिस्कस कर चुके हैं इन द mensuration class, if you know। बहुत इजी क्वेश्चन है। The figure below has been obtained by folding a rectangle. The total area of the figure as visible is 144 square meter. Had the rectangle not been folded, the current overlapping part would have been a square. What would have been the total area of the original unfolded rectangle? Simple question है बेटा, इसे ऐसे ज्वाइन कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इनिशियली तो आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है फॉर दिस, योर एरिया इज 144, बट अनफोल्डेड फॉर्म में इसका टोटल एरिया कितना होगा ये कंसीडर करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऑब्वियसली जब अनफोल्ड करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि अगर ऑब्वियसली ये पार्ट एक्सटेंड कर गया तो ध्यान से समझिएगा, अनफोल्ड करने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये सारा एरिया तो आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है, केवल ये वाला पार्ट अनफोल्ड करने पर एक्स्ट्रा आ जाएगा, दिस वन, एंड दिस इज हाफ ऑफ दैट स्क्वायर। सो हाफ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड आपको 6 पता है, सो एरिया स्क्वायर का कितना होता है 36, और उसका हाफ पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, इट मीन्स यही 18 एक्स्ट्रा काउंट होगा इन दिस 144। सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट, 144 प्लस 18, इट मीन्स 162। सिंपल क्वेश्चन था ये। क्लियर एवरीवन? I hope concept is clear to everyone. Okay, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ शोन बिलो। सो आपको स्क्रीन पर जो ग्राफ शो हो रहा है, आउट ऑफ गिवन 5 इक्वेशंस, विच वन इज राइट? अगेन इजी क्वेश्चन बेटा। ये एक्सिस फ्लिप किया है, यस बेटा, दिख तो ऐसा ही रहा है कि क्वेश्चन स्ट्रक्चर के अंदर क्लियरली आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्विच दिखा रहा है, कि जहां पर वाई एक्सिस होना चाहिए वो एक्स एक्सिस है, और जो एक्स होना चाहिए वो वाई एक्सिस है। इसको आपको इसके अकॉर्डिंग ही ट्रीट करना है। स्ट्रक्चर तो बेटा पैराबोलिक दिख रहा है, सो पैराबोलिक के ब्याह पर आप इजीली जज तो कर सकते थे, बट आंसर जज करने के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है। ओके, यस दीपांशु, एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस?
ठीक है बेटा, देखिए जनरली देखिए अगर हम लोग जो एक्स एक्सेस ये और वाई एक्सेस ये ट्रीट करते हैं तो ये जो ये वाला पैराबोला होता है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म होता है। अगर ये ऐसा हो जाएगा सो ये y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा। ऐसा वाला हो जाएगा तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा, और ऐसा वाला बन जाएगा तो इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर का फॉर्म बन जाता है। इट मीन्स चूंकि यहाँ पर ये अगर आप देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल में देखेंगे तो ये कुछ ये वाला स्ट्रक्चर जा रहा था। इट मीन्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का फॉर्म। तो इसको देखते हुए एटलीस्ट ये तो क्लियर हो रहा है कि y वाले तो सारे कैंसल हो गए। इट मीन्स डेफिनेटली फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ तो पॉसिबल नहीं है, इधर 3 और 5 होगा। अब 3 होगा कि 5 होगा, अब ये चेक कर लेते हैं। तो ये वैल्यूज आपको डालकर चेक करनी पड़ेंगी। हालांकि करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 5 इज करेक्ट आंसर। अब है कि नहीं एक बार इसको चेक करना बनता है, तो चेक करने के लिए ध्यान से समझिएगा। देखिए एक्स एक्सिस में ये वाला साइड आपको पॉजिटिव दिख रहा है, सॉरी एक्स एक्सिस के बिहाफ पर आपको ऊपर का वर्टिकल साइड पॉजिटिव दिख रहा है और डाउनवर्ड में आपको नेगेटिव दिख रहा है। वही वाई एक्सिस की बात करेंगे तो ये वाला साइड पॉजिटिव है और ये वाला साइड नेगेटिव है। तो सपोज अगर हम फिफ्थ इक्वेशन के लिए चेक कर रहे हैं जिसके अपन जज करके चल रहे हैं कि दिस इज योर करेक्ट आंसर, तो इक्वेशन में अगर आप देखिए अगर मैं किस पॉइंट को नोटिस करूं, सपोज इसको नोटिस करता हूं कि एग्जैक्टली दिस इज हाँ जी, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर ये जीरो है, तो अगर आपने एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दिया, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 2y² माइनस 3y माइनस 19 दैट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देखिए इजीली फैक्टर तो नहीं बन रहे हैं, तो इट मीन्स अगर आपने फॉर्मूला यूज कर लिया, एक्चुअली ये प्लस है, तो ये बन जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4ac अपॉन 2a, इट मीन्स 2 इंटू 2 विच इज 4। So this is minus 3 plus minus. Actually, this is 9 plus 19 fours are 76, and 76 का double it is 152 and divided by 4. So this is minus 3 plus minus, and this one is what, plus 9. It means 161 divided by 4. So अब देखिए इस वैल्यू को, अब 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तो अगर आप इसे क्लोज टू 13 ले लें, चलिए या 13 ले लें या कुछ भी ले लें, 13 ही मान लेते हैं क्योंकि 13 के ज़्यादा क्लोज है, तो अप्रॉक्स अगर आपने इसको 13 ले लिया, ठीक है, तो इस सिचुएशन पर ये रिजल्ट अगर मैं जज करूंगा सो -3 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 4, और दूसरा केस -3 माइनस 13 डिवाइड बाय 4। सो एक्चुअली दिस इज अप्रॉक्स 2.5, एंड दिस वन इज व्हाट, -16/4, इट मीन्स अप्रॉक्स -4 जा रहा है। एग्जैक्टली नहीं डेटा आ रहा है, ये नियर बाय आ रहा है, हम लोग राउंड ऑफ करके चल रहे हैं वैल्यूज को। तो आप देखिए पॉजिटिव में ये एग्जैक्टली ये वाई एक्सिस पर ये कहाँ जा रहा है, 2.5 पर जा रहा है, और ये कहाँ पर जा रहा है, -4 पर जा रहा है। यस, डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। दीपांशु क्लियर बेटा? चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेंसुरेशन, और मेरे को तो सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ बिल्कुल ले सकते थे। ट्राई टू सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid metal cylinder of 10 सेंटीमीटर हाइट, सो हाइट गिवन है आपको सिलेंडर का, एंड 14 सेंटीमीटर डायमीटर, इट मींस रेडियस इज 7, इज मेल्टेड। देखिए जब भी मेल्टेड से क्वेश्चन बिलोंग करेगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इक्वल हो जाता है। सो मेल्ट करके इसको टू कोन्स में कन्वर्ट कर दिया गया, और इनका वॉल्यूम 3:4 के प्रोपोर्शन में है, कीपिंग द हाइट 10। इट मीन्स बोथ कोन का हाइट 10 है, केवल रेडियस मूव कर रही है। ऑब्वियसली इसको R1 R2 कंसीडर करेंगे। What would be the percentage change in the flat surface area before and after? Okay, before and after का मीनिंग है before melting and after melting. So before melting में सिलेंडर का फॉर्म था, आफ्टर मेल्टिंग में कोन का फॉर्म।
यस, स्पीडली सॉल्व करिए। फ्लैट मीन्स ओनली सी एस ए। नहीं बेटा, फ्लैट मीन्स ओनली सी एस ए नहीं होता है। सी एस ए तो बेटा कर्व सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया और फ्लैट सरफेस एरिया में डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं अगर आपसे सिलेंडर के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ। सो इस सिलेंडर का ये, चूंकि ये जितना ये बाउंड्री है ये कर्व के फॉर्म में होता है, तो इसको 2 π r h बोलते हैं। दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया। और फ्लैट वाला पार्ट कौन सा है? ये टॉप का और बॉटम का, विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। सो जो फ्लैट सरफेस एरिया होगा फॉर सिलेंडर, इट इज 2 π r²। π r² फॉर बॉटम एंड π r² फॉर टॉप। दिस इज योर फ्लैट सरफेस एरिया। ओके अनिमेश? ऑब्वियसली बेटा। Anyone got the result for this question? Your options are 9, 16, 25, 50 or none. Okay, according to Anubhav, it is D. Yes, Dipanshu, your answer? Okay, Dipanshu देखिए, एक्चुअली वॉल्यूम को इक्वेट करना है। सो वॉल्यूम फॉर सिलेंडर इज πr²h, एंड वॉल्यूम फॉर कोन, फर्स्ट कोन के लिए 1/3 πr1²h प्लस 1/3 πr2²h। क्यों? क्योंकि मेल्ट करके ही तो ये फॉर्म किया है। इट मीन्स πh, πh, πh तो कैंसल। इट मीन्स आप कह सकते हैं दैट r1² प्लस r2² दैट इज इक्वल टू 3r²। एंड 3r² इट मीन्स अगर आप निकालना भी चाहें, सो r यहाँ से 7 है, सो 3 मल्टीप्लाई विथ 7², सो 49 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 147। तो ये r1² प्लस r2² का वैल्यू निकल जाता है। इवन यहाँ से आप r1 और r2 इसका भी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इफ यू वांट टू कैलकुलेट। ओके, खैर अपने को फ्लैट सरफेस एरिया का रेशियो, फ्लैट सरफेस एरिया का पहले रेशियो आप देख लेते हैं कि किस रेशियो में आ रहे हैं। सो फ्लैट सरफेस एरिया फॉर व्हाट? फॉर सिलेंडर इट इज 2 π r², एंड फॉर कोन ऑब्वियसली πr1² प्लस πr2²। दीपांशु यहाँ तक क्लियर हो रहा है? देखिए, पाई पाई और पाई तो कैंसिल हो रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यस और नो? है ना? अभी इसकी नीड भी नहीं थी कि मैंने इसको 147 कैलकुलेट करना था। सीधा सीधा आप देखिए 2r² एंड r1² प्लस r2² को आप रिप्लेस कर सकते थे विथ 3r², विथ 3r²। सो r² कैंसिल, योर रेशियो इज 2:3। अब देखिएगा, सिलेंडर का अगर फ्लैट सरफेस एरिया 2 है, सो ये दोनों कोण का हो जाएगा 3। इट मीन्स इंक्रीज बाय 1, सो 1 आउट ऑफ 2 टू गेट परसेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इजीली योर करेक्ट आंसर इज 50%। So the correct answer for this question is absolutely right, at about 50%.
गॉट इट एवरीवन? हाँ बेटा, 5 क्वेश्चन शॉर्ट, तो ये तो लेंदी करने का नीड ही नहीं था। इवन इसमें तो भी इस पार्ट की भी नीड नहीं थी। ये तो यहीं से दिख रहा है 3r²। हाँ, जेड में कुछ ज्यादा ही घुमा देते हैं, सही बात है। मेरे को तो लगता है कैट के रिस्पेक्ट में भी थोड़े से ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। ओके। πr², πr², हाउ 3πr², 3πr²। परीक्षा क्या पूछ रही है आप बेटा? ये यहाँ से आया ना जब आपने वॉल्यूम को इक्वेट किया। देखिए, पाई एच कॉमन हो गया, कैंसल हो गया। नाउ r² इज इक्वल टू व्हाट? 1/3 r1² एंड 1/3 r2²। 1/3 कॉमन लेके आप इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? r1² प्लस r2² इज इक्वल टू 3r²। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बिलोंग्स टू मेंसुरेशन। सर्कुलर रोड के ऊपर क्वेश्चन है। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्क्वायर फील्ड के आउटसाइड है। मतलब जो फील्ड है आपका वो सर्कुलर नहीं है, वो स्क्वायर का फॉर्म है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, सर्कुलर रोड है, तो आपने ऐसा सर्कुलर रोड फॉर्म कर दिया और इसके अंदर एक स्क्वायर फील्ड है। ऐसा कुछ स्क्वायर फील्ड है। लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट 50% ऑफ टोटल रोड। इट मीन्स टोटल कॉस्ट जो आ रहा है उसका जस्ट हाफ कर देना है आपको। ओके, सो अनुभव गॉट इट इज ऑप्शन नंबर 2। यस दीपांशु, अगेन एनी प्रॉब्लम? ओके, 30 सेकेंड्स मोर। चलिए रिद्धि एक्सप्लेन करते हैं। यस दीपांशु, एब्सोल्युटली राइट। करेक्ट आंसर डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए, इफ यू नो द साइड्स ऑफ स्क्वायर देन योर डायगोनल इज इक्वल टू व्हाट? a√2। आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो पाइथागोरस से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इट मीन्स अगर आपको स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर 200 पता था, पेरीमीटर इट मीन्स सम ऑफ ऑल 4 साइड, सो 4a इज इक्वल टू 200। सो डेफिनेटली आपका साइड मिल गया 50। और अगर साइड 50 मिल गया तो ये डायगोनल का वैल्यू हो गया 50√2। और ये डायगोनल इस छोटे वाले सर्कल के लिए डायमीटर का रोल प्ले करेगा। और ये कंप्लीट अगर 50√2 है, इट मीन्स आपका रेडियस हो जाएगा 25√2। सो स्मॉल सर्कल का अगर आप रेडियस
25√2 काउंट करके चल रहे हैं, सो डेफिनेटली बिग सर्कल का रेडियस हो जाएगा 25√2 प्लस विड्थ ऑफ रोड विच इज 7√2, विच इज 7√2. इट मीन्स दिस इज 32√2. रिद्धि यहां तक क्लियर है? इसमें ये 7√2 विड्थ ऑफ रोड एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा फॉर बिग सर्कल. ना अब रोड का पहले एरिया चाहिए. सो एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा बेटा? एरिया ऑफ रोड पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. R2 स्क्वायर इट मीन्स डेफिनेटली 32 स्क्वायर मल्टीप्लाई √2 स्क्वायर विच इज 2, and 25 स्क्वायर मल्टीप्लाई √2 स्क्वायर इट मीन्स 2 कॉमन हो गया, सो 2 पाई आपने बाहर कॉमन ले लिया. 32 स्क्वायर विच इज 1024 माइनस वॉट, इट इज 625. बस आपने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, और चूंकि ये आपके पास एरिया आ गया है और आपको कॉस्ट तो कंस्ट्रक्शन की गिवन है ना 100 रुपीज, और ऑब्वियसली 50% की बात कर रहे हैं, तो जब 50% ऑफ एरिया की बात करेंगे तो 50% ऑफ एरिया में डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये पार्ट कैंसिल हो गया. सो नाउ इट इज 22/7 मल्टीप्लाई जो कॉस्ट आपका 100 आ रहा है प्लस द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यू. सो ये डिफरेंस कितना आ रहा है? आई थिंक ये 399 बन रहा है. यही आपको सॉल्व करना है, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट योर आंसर विच इज 125400. ओके. रेस्ट स्टूडेंट्स क्लियर एवरीवन? रशिका, तनिष्का, मिस्टर लक्ष्य. ओके, सो मूव करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. अब ये बेटा लैंग्वेज वाइज तो काफी गुड क्वेश्चन है. टफ बिल्कुल नहीं बेटा, इजी क्वेश्चन है, बट हाँ आपको लैंग्वेज को करेक्ट फॉलो करना है. सो क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो एक्चुअली. सो रीड द लैंग्वेज केयरफुली. इनिशियली प्रोडक्ट M प्रोड्यूस किया गया बाय मिक्सिंग ऑफ X एंड Y केमिकल्स इन द रेशियो 5:4. केमिकल X प्रिपेयर किया बाय मिक्सिंग टू मटेरियल्स A एंड B in the ratio 1:3, and Y को prepare किया by mixing raw materials of B and C in the ratio 2:1. Then final mixture is prepared by mixing 864 units of product M with water. If the concentration of raw material B in the final mixture is 50%, how much water had been added to product M? क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज तो बेटा काफी बेहतरीन क्वेश्चन है. यस गाइस, कैसा लग रहा है लैंग्वेज फॉर दिस क्वेश्चन?
अनुभव, एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हाँ थोड़ा तो है। एक बार लैंग्वेज ठीक से रीड करें ये तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहता। बहुत स्पीड में अगर लैंग्वेज पढ़ जाएंगे तो यस, कंफ्यूजन हो जाएगा। दीपांशु, रिद्धि, तनिष्का। रचिका के अकॉर्डिंग आया 368। ओके। दीपांशु also got 368, very good. Yes, the correct answer for this question is 368. So अनुभव फिर डिस्कस करें। अब तक तो दो लोगों ने निकाल भी दिया है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए इनिशियली आपको क्या गिवन था, m को मिक्स किया गया है। m m में मिक्स हुआ है x एंड y। और कंप्लीट आपको देखिए यहाँ पर 864 यूनिट्स ऑफ m गिवन है ना फाइनल में। सो m का टोटल 864 यूनिट्स है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। नाउ m produced by x and y in ratio what 5:4। सो इनिशियली आप इसको 5:4 के रेशियो में ब्रेक कर लें। तो इनिशियली चलिए कैलकुलेट करते हैं भाई। 5:4 इट मीन्स ऑब्वियसली 5 आउट ऑफ 9। सो आउट ऑफ 864 कितना बना बेटा, ये कैलकुलेट करेंगे तो 9, 9 9 ज़ा 81, 81 फिर 9 6 ज़ा 54 एंड 96 का 5 टाइम्स, 9 5 ज़ा 45 एंड 6 5 ज़ा 30 विच इज 480। तो बेटा x तो आ गया, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज 480। सो डेफिनेटली इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको y भी मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 384। यस और नो, करेक्ट है ना वैल्यूज? 864 माइनस दिस। यस, ठीक है। सो ये हो गया x एंड y। नाउ अब x और y के मूवमेंट पर आते हैं। अभी x के रिस्पेक्ट में आपको बोला है, इन x आपके पास x प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ a एंड b, with a and b in the ratio what 1:3। अच्छा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कौन सा पार्ट, बी, क्योंकि आपको ये गिवन है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रॉ मटेरियल बी इन द फाइनल मिक्सचर इज 50%। सो आउट ऑफ एक्स, एक्स दैट मीन्स 480। सो 480 के रिस्पेक्ट में दिस इज 3/4, बी की वैल्यू की बात कर रहे हैं, दिस इज 3/4। सो आउट ऑफ 480 कितना हो गया, 360। तो ये तो आपको मिल गया इन एक्स, बी का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 360। concentration मतलब वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। एंड सेम एज वाई, वाई इट मीन्स ऑब्वियसली 384। 384 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर मिक्सिंग किसकी थी, वाई इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग रॉ मटेरियल बी एंड सी। सो बी एंड सी इन विच रेशियो, इन 2:1। सो अगेन इट इज 2/3। सो आपको 384 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। सो दिस इज 128, 128 इट मीन्स जस्ट डबल 256। सो आपको रिजल्ट क्या मिला टोटल बी का, टोटल बी इज इक्वल टू बी टोटल, that is 360 plus 256। So this is equal to 300, 200, 500 and 616। Yes, 616 units। Till this step everything is fine, Anubhav? नाउ अब आपका फाइनल स्टेप है, तो इसने बोला क्या है, दिस इज 50% ऑफ टोटल। सो 50%, ये जो 616 है, दिस इज 50% ऑफ टोटल। इट मीन्स 1/2 ऑफ व्हाट 864, जो कि मटेरियल, टोटल मटेरियल प्रोडक्ट एम का था, एंड प्लस वाटर। बस ये इक्वेशन सॉल्व कर देनी है, गेट योर आंसर। इट मीन्स वाटर इज इक्वल टू व्हाट
600 का डबल 1200, 1232 minus 864. So your answer is the difference of these two values, which is equal to 368. I hope concept clear. ओके, तो दीपांशु इसी वे से सॉल्व किया या कुछ डिफरेंट वे से सॉल्व किया? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या हो गया यार, पे हैंग कर गया। एक मिनट। हम्म हम्म Now this is your next question, and question diagonals of parallelogram. It means mensuration के ऊपर बेस्ड है, बट इसमें तो कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। इट मीन्स थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट भी इन्वॉल्व है। Two diagonals of parallelogram intersect each other at coordinates 17.5, 23.5. It means x and y ordinates आपको given है। The adjacent points of parallelogram are 5.5 and 7.5 and 13.5 and 16. Okay. So it means एक parallelogram draw कर लेते हैं पहले तो। In this parallelogram, ये जो diagonals है ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 17.5 एंड 23.5। और एडजेसेंट साइड्स आप कोई भी ये ले लेते हैं, तो ये सपोज है 5.5 कॉमा 7.5, एंड दिस इज 13.5 कॉमा 16। ओके, सो लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ऑब्वियसली डायगोनल्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। D1 D2 की आपको वैल्यू चाहिए। और एक फिफ्थ ऑप्शन ऐसा भी कह रहा है मल्टीपल सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। गैस डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें यूज होना है। इफ यू नो द फॉर्मूला x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, if you know the coordinates of two different points, so the distance between both points comes through this formula. So Anubhav got it is 4. Yes, Dipanshu.
Dipanshu got also 4. Animesh, Laksh, any problem to solve this? चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ बेटा। अगर आपने सपोज एक पॉइंट्स को कंसीडर कर लेते हैं, लाइक ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ओ इज द सेंटर। तो लाइक अगर आप ओ ए को कैलकुलेट कर रहे हैं, सो ओ ए, ये x1 y1 और ये x2 y2, सो 17 - 5 - 5.5, दैट इज 12 स्क्वायर, and 23.5 - 7.5, it means 16 square, so which is equal to what? 144 + 256, 400, and 400 it means ओ ए का वैल्यू 20 आ गया। देखिए ओ ए इट मीन्स ये आपका 20 है, तो डायगोनल तो कंप्लीट इसका डबल हो जाएगा, तो एग्जैक्टली 40 आंसर होना चाहिए। तो इधर 40 यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, तो या तो ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 4 यही करेक्ट हो सकते हैं। इनमें तो 40 नहीं मिल रहा है, और मल्टीपल वाला केस तो अभी दिखता नहीं है, इजी समझ में आ रहा है ये। अगेन अब ओबी के लिए आप ट्राई करेंगे, सो ओबी के केस में इसको आपने सॉल्व किया, सो 17.5 - 13.5 विच इज 4, 4 स्क्वायर, एंड 23.5 - 16 इट मीन्स 7.5 स्क्वायर। सो ये हो गया 16, एंड 75 का स्क्वायर होता है 5625। सो यहाँ आ गया पॉइंट, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 56 + 16, 72.25 विच इज इक्वल टू 8.5, क्योंकि 85 का स्क्वायर है ये 7225। सो इफ दिस इज 8.5, सो 8.5 का डबल, देखिए इतना, अगर 8.5 है, सो जस्ट डबल ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू बी डी। सो इसका डबल कितना हो जाता है? 17। दिस इज योर करेक्ट आंसर। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एब्सोल्युटली राइट। क्लियर एवरीवन? गाइस, क्लियर टू एवरीवन और एनी प्रॉब्लम? कैलकुलेशन पार्ट क्लियर है ना सबको? अनिमेश, बेटा मैंने सिर्फ फॉर्मूला यूज किया है, दिस फॉर्मूला। सो इफ यू नो दैट लाइक ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपके 5.5 एंड 7.5 थे, बी पॉइंट यहाँ पर ओ को कंसीडर कर रहे हैं, बी उसको नहीं ले रहे हैं, दूसरा पॉइंट ये कंसीडर कर रहे हैं, ए ओ का डिस्टेंस अगर आप निकाल रहे हैं, इसका कितना था? 17.5 एंड 23.5। तो ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है। So according to formula x2 - x1, it means 17.5 - 5.5, which is equal to 12. So 12 square. And 23.5 - 7.5, so 16 square. इसे सॉल्व किया तो ये 20 आ गया। बट ये तो ओ ए का वैल्यू आया है, दिस इज 20। तो डायगोनल अगर इसको D1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए, क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना। सो ओ ए का डबल करने पर आपको फर्स्ट डायगोनल मिल गया 40। अब अदर डायगोनल के लिए आप ओ बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सेम प्रोसेस से थ्रू दिस सेम फॉर्मूला आपने 17.5 - 13.5 किया, विच इज 4, 4 स्क्वायर इज 16, and 23.5 - 16, so this is 7.5 square. Square of this value is 56.25, and sum of these two values 72.25. If you know 85 square is 7225, so square root of this value is 8.5, but 8.5 is the value of OB only. So D2, it means other diagonal is twice of OB, so twice of 8.5, which is equal to 17. So the correct answer is option number 4. Animesh, now clear? Okay, चलिए। Now next question based on purely geometry.
और फिगर तो ठीक ठाक सा दिख रहा है, इजीली हो जाना चाहिए। यस गाइस, स्पीडली ट्राई करिए। इन दिस क्वेश्चन क्या रिक्वायर्ड है आपको? व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी? ए ई एंड डी, इट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड एवरीवन नोज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज व्हाट? इट इज हाफ बेस इनटू हाइट। सो बेस इज ईडी एंड हाइट इज एडी। आपको ईडी कैलकुलेट करना है और एडी कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा ये नोटिस करिए। सो आपको कौन कौन से एंगल्स गिवन हैं? सी एंगल सीईडी, सीईडी दिस इज 30 डिग्री, ये गिवन है 30 डिग्री। एंड बी ए एफ, बी ए एफ ये भी 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। एंड ऑल्सो सी डी, सी डी दिस इज 10। एंड ऑल्सो बी एफ, बी एफ का वैल्यू भी 10 है, दिस इज ऑल्सो 10, ठीक है। तो actually question is the combination of geometry and height and distance. ओके दीपांशु, डोंट वरी बेटा। देखिए, अगर मैं पहले तो बेस कैलकुलेट करता हूँ लाइक ई डी, है ना। तो इसके लिए फॉर दिस ट्राइंगल ई सी डी, अगर आपने टेन थीटा अप्लाई किया, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेन 30 इज इक्वल टू 1/√3, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 10 एंड बेस इज ई डी। तो आपको ई डी का वैल्यू मिल गया 10√3। ई डी इज 10√3। दीपांशु ये क्लियर है? अभी देखिएगा, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है, सो दिस वन इज ऑल्सो 30। तो अब फिर अगेन देखिए, अगर एंगल 30 डिग्री है, अभी 30 डिग्री के सामने वाला साइड आपको पता था और आपने बेस कैलकुलेट किया। अगेन यहाँ पर इसके साथ वाला साइड पता है और आपको परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। तो फिर अगर आप चाहेंगे तो 1/√3 अप्लाई कर दीजिए। परपेंडिकुलर इट मीन्स बी सी, और बेस इस बार 10 है, इट मीन्स इस बार इस पार्ट का वैल्यू आ गया 10/√3। एंड सेम इस क्वेश्चन पे जैसे ही अप्लाई करेंगे, तो ये तो एज इट इज ये वाला स्ट्रक्चर है, 30 के सामने वाली साइड आपको पता है और बेस चाहिए, इट मीन्स डेफिनेटली ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये एज इट इज सेम आएगा 10√3। अब केवल आपको अप्लाई करना है। सो हाफ ऑफ बेस, बेस मीन्स ऑब्वियसली 10√3। एंड हाइट, अब हाइट बेटा तीन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, कंप्लीट एडी इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो इसके लिए आपको 10√3 प्लस 10/√3 प्लस ऑब्वियसली दिस इज 10। यही कैलकुलेट करना है एंड गेट योर आंसर इजीली। दीपांशु, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट?
हाँ जी, अब चेक करके बताइए कौन सा आंसर करेक्ट बन रहा है। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बचा है। यस, अनुभव, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर इज डी। देख लीजिए भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को। ओके, गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शंस के ऊपर बेस दिख रहा है, और सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है फंक्शन का। तो ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस के वन। And other function is what? It is f of x cube minus 2, that is equal to x raised to the power 6 minus 9x cube plus k2. So आपको required है k2 minus k1. यस, ट्राई करिए भाई, स्पीडली जरा इसको। ओके, अनुभव गॉट इट इज थ्री। थ्री मीन्स ऑप्शन नंबर थ्री ना बेटा। ओके। यस, रेस्ट स्टूडेंट्स, दीपांशु, योर आंसर। देखिए, इजी तरीका तो सीधा सीधा ये था कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सेम बना लें तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इन केस अगर आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू वन रखते हैं, सो ये फंक्शन बन गया वन माइनस वन, इट मीन्स एफ ऑफ जीरो। अब चूंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू वन है, सो दिस इज वन माइनस सेवन प्लस के वन विच इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस के। दीपांशु, ये पार्ट क्लियर है? हाँ, सेम आप यहाँ पर एक्स क्यूब का वैल्यू टू पुट करते हैं, सो अगेन ये भी बेटा एफ ऑफ जीरो दे देगा। और चूंकि एक्स क्यूब का वैल्यू टू है, सो दिस इज एक्स क्यूब रेज टू द पावर टू। इट मीन्स टू स्क्वायर विच इज फोर माइनस नाइन ऑफ नाइन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस के टू। So actually this is 18 minus minus 18 plus 4. So it is minus of 14 plus k2. एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स आप कहेंगे क्या, माइनस ऑफ फोर्टीन प्लस के टू दैट इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस के वन। दिस इज के वन। सो के टू माइनस के वन हो गया डेफिनेटली फोर्टीन माइनस सिक्स दैट इज इक्वल टू एट। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री। दीपांशु, क्लियर? ओके, so come to the next question. And this question is belongs to compound interest. Okay, and principle is required for this question. Read the language carefully and do it fast. रेयरली आपके सिंपल और कंपाउंड के क्वेश्चंस मिलते हैं, बट ये क्वेश्चन बिलोंग करता है इसको। कैट में तो डेफिनेटली मिलते हैं, बट जैट में थोड़ा कम मिलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह के क्वेश्चन।
So in the beginning of the year 2004, a person invests some amount in a bank in the beginning of 2007 and accumulated interest is 10,000, and in the beginning of 2010 the accumulated interest becomes rupee 25,000. Interest rate is compounded annually and the annual interest rate is fixed. So the principal amount is, ये तो easy question है यार, इसमें तो tough नहीं दिखता, easily जज हो जाएगा. यस बेटा, ये डूएबल क्वेश्चन लगता है या नहीं लगता? इतनी देर लगने का मीनिंग है कि आप लोगों ने शायद डायरेक्शन गलत चूज कर लिया. ओके. दीपांशु ने तो अपना आंसर दे दिया है. अनुभव थोड़ा फास्ट करिए, फिर डिस्कस करें अगर कोई प्रॉब्लम है तो. और बाकी रिद्धि, रिद्धि रशिका. ओके, यस, करेक्ट आंसर इज 20,000. अब इतना टाइम कैसे लगाया आपने, अलग बात है, मैं एक बार डिस्कस करता हूँ फिर देख लीजिएगा. जिन्हें नहीं आया वो भी समझ लीजिए. 2004 से स्टार्ट किया है. सो 2004 की बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट हुआ है. फिर 2005, 2006 उसने बोला. बिगिनिंग ऑफ 2007 इंटरेस्ट रुपीज इज 10,000. सो डेफिनेटली 2006 तक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं. इन दीज 3 year accumulated interest is 10,000 rupees according to the language of this question. And in the beginning of 2010, it means केवल 2009 के एंड तक की बात करें, so it means 7, 8 और 9. For complete these 6 years आपका जो इंटरेस्ट बना ये बना 25,000 according to the language. It means लास्ट के 3 years में डेफिनेटली ये 15,000 बन रहा है. यस और नो? एक बार लैंग्वेज पढ़ने के बाद ये तो मेंटली आप जज कर सकते थे. रिद्धि, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? हम्म. तो अब देखिएगा. अब आपका प्रिंसिपल आपको रिक्वायर्ड है. मेरे को नहीं पता प्रिंसिपल क्या है, बट मेरे को ये पता है कि प्रिंसिपल इन 3 year एट सर्टेन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो इंटरेस्ट दे रहा है दैट इज इक्वल टू 10,000. ओके. अब आफ्टर 3 year चूंकि ये 10,000 रुपीज आपके इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट का वैल्यू आपका उसमें प्रिंसिपल में और ऐड हो गया. इट मीन्स अगर मैं यहाँ से अब
इन्वेस्टमेंट अपना कैलकुलेट करूंगा। सो नाउ प्रिंसिपल प्लस 10,000 रुपीज, अब ये आपका प्रिंसिपल की तरह ट्रीट होगा, और ये नेक्स्ट 3 ईयर में आपको 15,000 रुपीज दे रहा है। ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। इट मीन्स क्लियरली ये समझ आता है कि 10,000 रुपीज अगर आप केवल इन्वेस्ट करते हैं, सो विद इन 3 ईयर ये आपको 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट दे रहे हैं। यस और नो? ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस, अब तो सीधा फाइनल स्टेप आ जाएगा। अब वापस से अपने फर्स्ट स्टेप पर आ जाइए। टू गेट दिस 5,000 रुपीज इंटरेस्ट, योर प्रिंसिपल वैल्यू इज 10,000। टू गेट दिस 10,000 रुपीज इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वैल्यू इज डेफिनेटली 20,000। ओवर हो गया क्वेश्चन बेटा, इतना ही क्वेश्चन था, तो खत्म हो गया। इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये डबल है, तो इट मीन्स प्रिंसिपल भी इसका डबल हो जाएगा। गॉट इट? यस, अनुभव दीपांशु, सेम स्ट्रेटजी यूज किया था या कुछ डिफरेंट वे को चूज किया था? तुम लोग इतना डिफरेंट लेकर जाते क्यों? ओके, चलिए। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इनकम टैक्स। सो टैक्स का स्लैब दे रखा है आपको। अब ये आज से जमाने पहले का क्वेश्चन लगता है, क्योंकि आज की लिमिट अलग है, बट फिलहाल तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 5,500 तक नील टैक्स है, एंड ग्रेटर देन 500 एंड लेस देन टू और इक्वल टू 2,000 तक 5% टैक्स रेट है। तो 2,000 से 5,000 तक का 10%, और 5,000 से 10,000 तक का 15%। इट मीन्स इनके हिसाब से तो यहाँ पर इन पर्सन की सैलरी 10,000 से एक्सीड नहीं करती। देर आर 15% वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ देम 3 to 5% आर फॉलोइंग इन ईच ऑफ इनकम टैक्स स्लैब। ओके भाई, इनकम स्लैब मेंशंस अबव which of the following is correct tax range of 15%? सो ऑब्वियसली रेंज का मीनिंग हो गया मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपको बतानी है। ये तो इजीली बन जाएगा, सभी से बन जाएगा। स्पीडली ट्राई करिए। तो रेंज के केस में आपको एक तो मिनिमम डेटा कैलकुलेट करना है और एक मैक्सिमम डेटा कैलकुलेट करना है। मिनिमम एंड मैक्सिमम। थोड़ा स्पीडली करिए। गाइस, समझ आ रहा है ना इस क्वेश्चन में करना क्या है? ये इनिशिएट ही नहीं हो पा रहा।
कि दीपांशु ने तो सरेंडर कर दिया है। यस अनुभव, आपका वर्क इन प्रोसेस है या स्टक कर गया? ओके चलिए, अनुभव के अकॉर्डिंग तो आंसर आ गया। इट इज ऑप्शन नंबर ए। भी चेक करते हैं। दीपांशु आप ध्यान से समझिएगा। पहले तो आपको टोटल 15 पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेंज में कि हर एक स्लैब में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 पर्सन आ सकते हैं। तो जब आप मिनिमम का फिगर कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम पर्सन वहां आने चाहिए जहां पर टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ये नील जा रहा है। इट मीन्स इस सिचुएशन पर मैक्सिमम 5 पर्सन बिलोंग करेंगे दिस फर्स्ट स्लैब। मतलब 4 स्लैब है ना इसके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और कंडीशन है कि मिनिमम 3 तो होने चाहिए, तो मैक्सिमम वाले रेंज में 3 बंदे और हो सकते हैं। तो 5 3 8 बंदे हो गए, 7 और बचे। तो 7 का मतलब 4 और 3 में ब्रेक करना है, तो 4 यहाँ डाल देते हैं और 3 यहाँ डाल देते हैं। यही मिनिमम के केस की पॉसिबिलिटी बन सकती है। यस और नो दीपांशु? नंबर ऑफ पर्सन वाइज बात कर रहे हैं, टैक्स को तो कैलकुलेट ही नहीं किया। यस। अब अगर आप टैक्स को काउंट करने जा रहे हैं तो टैक्स पर आइए। 5 बंदों का जिनका अर्निंग मिनिमम मैक्सिमम 500 है, तो इनका तो डेफिनेटली ये पार्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से तो इनका कोई भी टैक्स नहीं लग रहा। अब ये 4 बंदे हैं, इनका जो फिगर जा रहा है ये 500 से 2000 के बीच का अर्निंग है। और अगर मैं मिनिमम टैक्स काउंट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली इनकी अर्निंग भी मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम का मीनिंग, अगर मैंने 501 रुपी भी काउंट किया, कितना बेटा, 501 भी काउंट किया, तो वो 500 को क्रॉस कर गया ना। इस सिचुएशन पर उसका 1 रुपी के ऊपर 5% टैक्स लगेगा। और 1 रुपी का 5% इट मीन्स 5 पैसा। तो इसे भी मैं ऑलमोस्ट नील मान के चलता हूँ। ठीक है, इसको काउंट करने की नीड नहीं है। दीपांशु क्लियर है? हाँ जी। बट जब मैं नेक्स्ट स्लैब पर जाऊंगा, इट मीन्स इन दिस सिचुएशन, जैसे ही मैं कलर चेंज कर लूँ, अदरवाइज वहाँ एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होगा। हाँ, जैसे ही मैं इस स्लैब पर जा रहा हूँ, तो जब अर्निंग आपकी 2000 से 5000 के बीच में है, तो ये कब काउंट होगा? जबकि बंदे की सैलरी मिनिमम 2001 रुपी हो। तो 2001 अगेन उस एक्स्ट्रा 1 रुपी के ऊपर आपको जो टैक्स लगने वाला है विच इज 10%। सो 1 रुपी का 10%, 10 पैसा। जो काउंट नहीं भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ यहाँ तक तो उसकी टोटल अर्निंग हो गई ना, एटलीस्ट 2000 क्रॉस कर रहा है। तो 5000 से 2000, 500 से 2000, इट मीन्स 1500 का 5% तो उसको टैक्स एटलीस्ट भरना है। 1500 का 10%, 150, 5% इट मीन्स 75। और 75 फॉर 3 पर्सन, इट मीन्स 225 का टैक्स तो यहाँ पर गया। यस और नो दीपांशु, क्लियर है ना? हाँ। अब जैसे ही आप 5000 क्रॉस कर रहे हैं आपकी अर्निंग, तो मैंने उसकी मिनिमम के अकॉर्डिंग 5001 रुपी अर्निंग मान ली। सो फिर अगेन 1 रुपी के ऊपर 15% जो काउंटेबल नहीं है, बट डेफिनेटली वो इन दोनों स्लैब को कवर करके आ रहा है। तो चूंकि अगेन 3% है, तो ये 225, तो ये वाला पार्ट उसको देना ही है। प्लस 2000 से 5000, इट मीन्स 3000 के ऊपर 10%, विच इज इक्वल टू 300 फॉर पर हेड। और 3% से इट मीन्स 900 रुपीज ये हो गए। सो टोटल कितना हो गया बेटा? ये हो गया 9 + 2, 1125, तो ये आ गया। और प्लस 225, इट मीन्स ये हो गया 1350। ये आपका मिनिमम वाला फिगर आ गया। दीपांशु यहाँ तक क्लियर है? इट मीन्स ईदर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, यहीं पर 1350 मिनिमम दिख रहा है। अभी जब मैक्सिमम को आप कैलकुलेट करेंगे, तो अब ये इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन पर कि जब मैक्सिमम वाले केस में आप टैक्स स्लैब पे जाएंगे, तो फिर 5% आप यहाँ से काउंट करेंगे। फिर अगेन देखिएगा, मैक्सिमम के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, आपके ये 4 स्लैब है, इसमें हाईएस्ट टैक्स यहाँ से जाना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर इसके नंबर ऑफ पर्सन डेफिनेटली 5 होने चाहिए। यहाँ पर इसको जस्ट रिवर्स कर दिया है। इट मीन्स ये 3 और ये 3। गॉट इट? और अब इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिए। इनिशियल 3 पर्सन का तो जीरो है, तो इसको काउंट करने का नीड नहीं है। ये हो गया जीरो। फिर नेक्स्ट 3 पर्सन का, अब यहां पर नील नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग इस सिचुएशन पर तो उसकी मैक्सिमम फिगर लेकर चलेंगे 2000।
और 2000 के ऊपर, क्योंकि अब मैक्सिमम टैक्स स्लैब में आना चाहिए, मैक्सिमम मैं मैक्सिमम रेंज जज कर रहा हूँ, तो सैलरी भी मैक्सिमम काउंट करके चलूंगा। तो 2000 के ऊपर 5%। देखिए 10% इसका कितना है, 200। सो 5% इट मीन 100 रुपीज, एंड देर आर 3%, इट मीन इट इज 300। गॉट इट? हाँ जी। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर जाते हैं, सो नेक्स्ट पर जाने पर, क्योंकि बंदा इस स्लैब में आ रहा है और इसकी अर्निंग, अब आप एग्जैक्टली 5000 काउंट करके चलेंगे। और अगेन यहाँ पर 4% है। देखिए यहाँ पर हेड की जो अर्निंग जा रही थी वो 5% के अकॉर्डिंग, अगर 200 रुपीज 2000 के आप अकॉर्डिंग लेकर चल रहे थे, तो 2000 का 10% 200, 5% 100, बट 4% से इसके अकॉर्डिंग 400 तो ये पे करना पड़ा। प्लस अब चूंकि इस स्लैब में आ रहा है और ये 5000, इट मीन 3000 के ऊपर 10%, इट मीन 300 रुपीज आपको और भरना है। और 300 फॉर 4%, इट मीन्स 1200। सो टोटल हो गया 1600 तो यहाँ से। और जैसे ही आप फिफ्थ वाले, सॉरी फोर्थ स्लैब में जाएंगे, तो इन दिस सिचुएशन आपको इन तीनों का टैक्स देना पड़ेगा, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी। तो ये वाला तो एज इट इज, चूंकि 5% है, ध्यान रखिएगा, और हर एक मेंबर 100 100 रुपए दे रहा है, तो 5% इट मीन 500। अगेन यहाँ पर हर एक मेंबर कितना दे रहा था, 4 था, 300 था ना ये। तो 3 5 जा 1500, 1500 ये गया। और प्लस अभी 5000 से 10,000, इट मीन्स इस 5000 की रेंज के ऊपर 15% पड़ना है। ऑब्वियसली 10% इसका 500 है, और 5% अभी 250 और आएगा, विच इज 750, एंड 750 फॉर 5 पर्सन। तो 7 5 जा 35, एंड 5 5 जा 25, इट मीन्स इट इज 3750। और इसका आप सम कर लीजिए सबका, तो विच इज इक्वल टू व्हाट, 7350। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन था आपको। टैक्स स्लैब तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, और एग्जाम्पल में भी आपको ये गिवन था कि किस तरह से इसको काउंट किया जाएगा। चलिए, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेज, ABCD are four different positive integers from 1 to 25, then highest possible value। कहाँ बेटा इंक्लूड का, किसका सीन कह रहे हो बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा। यहाँ किसका सीन बोला है ऐसा? ऑप्शन में, ऑप्शन तो बेटा सिंपल से दिए हैं, 47 49 51 96। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में। अच्छा। हाँ, बेटा वो एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड का ये सीन है कि अपन ने जो फिगर कैलकुलेट किया है, एग्जैक्टली ये फिगर तो अपन ने तब कैलकुलेट किया है ना, जब इस सिचुएशन पर इसको नील मान लिया है। और उस सिचुएशन पर ये 1350 आया है। डेफिनेटली नील नहीं है ना, भले ये 5 पैसा है, बट कुछ तो मोर देन 1350 होगा ना। मगर मैं केवल एक ही फिगर की बात करूं, इट मीन्स ये दोनों फिगर्स जो है ये एक्सक्लूडेड है, इनके बीच का रेंज है। ओके। चलिए। हाँ जी, तो फॉर दिस क्वेश्चन आपको चाहिए क्या बेटा, A+B +C+D अपॉन A+B +C-D का हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए। यस गाइस, स्पीडली जरा सॉल्व करिए।
Okay, Dipanshu got 51. Very good. देखिए इस सिचुएशन पर जैसे कि मैं कहूँ आपसे, सपोज ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, लाइक कोई एक्सप्रेशन ऐसा है a प्लस बी अपॉन ए। तो एक्चुअली आप इसको क्या लिखते हैं, a बाय ए प्लस बी बाय ए, सो दैट इज 1 प्लस बी बाय ए। तो यहाँ पर ये जब एक पार्ट न्यूमेरिक आ गया तो दूसरे के ऊपर आपको फोकस करना होगा, और इस सिचुएशन पर इजीली आप मैक्सिमम और मिनिमम जज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को भी अगर आप ऐसे ही कन्वर्ट करें तो डिनोमिनेटर का सेम वैल्यू न्यूमरेटर में अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा, ए प्लस बी प्लस सी तो ऑलरेडी है ये न्यूमरेटर में, बट माइनस डी की नीड है। तो माइनस डी अगर किया है तो प्लस डी एक ऑलरेडी था और एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा टू गेट द सेम वैल्यू विच इज इन डिनोमिनेटर। सो यहां से क्या होगा, इतना पार्ट आप सेपरेट कर लेंगे, सो दिस बाय दिस दैट इज 1 प्लस 2d अपॉन वॉट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, सॉरी यहां पर माइनस है, दिस इज माइनस। हाँ, अब चूंकि ये तो 1 आ गया, रेंज आपको 1 से 25 की पता थी, सो डेफिनेटली अगर एक फ्रैक्शन में p अपॉन क्यू के फॉर्म में इसका वैल्यू आपको हाईएस्ट चाहिए तो ये वैल्यू न्यूमरेटर की मैक्सिमम होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। सो मैक्सिमम वैल्यू तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा ओनली 25 पॉसिबल है और मिनिमम वैल्यू 1 पॉसिबल है। तो इस सिचुएशन पर d तो डेफिनेटली 25 कंसीडर किया जाएगा, बट डिनोमिनेटर का वैल्यू आपको एक सिंगल टर्म तो है नहीं, तो कंप्लीट टर्म है। तो चूंकि ये हम लोग ऑलरेडी 25 कंसीडर कर चुके हैं, सो हाउ टू गेट दिस 1, 1 पॉसिबल है इफ a प्लस बी प्लस सी का सम 26 हो। इन दैट सिचुएशन पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप कोई भी वैल्यू का ले रहे हैं, सो इस तरह से अगर आप वैल्यूज पिक करते हैं कि सम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 26, सो अब ये कन्वर्ट हो गया 1 प्लस 50 अपॉन 26 minus 5, it means 1. So this is 51. Yes, correct answer is 51 for this question. I hope clear everyone. Rashika, Riddhi, Laksh, is it okay? Okay, guys, this is the end of the session. Rest of question we'll discuss in the next part. Next part, it means I think day after tomorrow. Okay. Good night, everyone.